नमस्कार। सीएनबीसी आवाज पर आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान। ये इंजीनियर हैं, बैंकर हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। इन्होंने सोशल सेक्टर में बहुत काम किया है, एक हेज फंड चलाया है बहुत बड़ा। उसके बाद ये राजनीति में आए हैं और राजनीति में पीछे के रास्ते से नहीं, सामने के रास्ते से हजारीबाग से लोकसभा का चुनाव लड़कर जीतकर और वित्त राज्य मंत्री रहे और अब सिविल एविएशन के मंत्री हैं। जयंत सिन्हा जी सीएनबीसी आवाज के बहुत पुराने शुभचिंतक हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार। मैंने आपके इतने परिचय दिए जयंत जी, इससे पहले की भी बात है कि आपके घर में आपके पिताजी फॉरेन सर्विस के ऑफिशियल थे, बाद में वो आईएएस में थे, फॉरेन सर्विस में नहीं थे, आईएएस थे और उसके बाद वो पॉलिटिशियन बन गए जी। जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे बचपन में, तब आप क्या सोचते थे आप बड़े होकर क्या बनेंगे? आपने बहुत एक रोमांचक सवाल पूछा है। नहीं, देखिए, मुझे तो हरदम सब लोगों को यही समझाना पड़ता है कि आई एम द सन ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, नॉट द सन ऑफ अ पॉलिटिशियन। क्योंकि सब लोगों को लगता है कि भाई जब पिताजी इतने बड़े नेता थे तो आप मतलब एक राजनीतिक परिवार से आप आते हैं, पर वो गलत बात है। क्योंकि बचपन में तो हम लोग पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहते थे और मेरी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली में हुई और उसके बाद हम अमेरिका चले गए, बहुत साल अमेरिका थे, फिर हम लौटे। और इस दौरान जो मेरी जिंदगी थी वो प्रोफेशनल जिंदगी थी, जैसे आमतौर की कोई भी आईआईटी वाले की होती है। अपना एमबीए किया, फिर काम किया, वगैरह वगैरह। पर हम सब लोगों को यही समझाते हैं कि मेरे, आप समझिए, दो रूप हैं। एक रूप तो अपना प्रोफेशनल रहा, जिसके बारे में आपने जिक्र की है कि मैंने एमबीए किया, फिर हेज फंड के लिए काम किया, स्ट्रैटेजिस्ट था वगैरह। पर एक और रूप ये भी था, क्योंकि पिताजी राजनीति में आ गए थे 1984 से, बहुत चुनाव उन्होंने लड़े, वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, तो इस कारण राजनीति से भी एक जुड़ाव बनता चला गया और एक उसमें भी रुचि आने लग गई। और ये मेरा दूसरा रूप है। और क्योंकि हजारीबाग में ही मेरा जन्म हुआ था और वहीं से हम लोग हैं, तो इसलिए जमीन से आदमी जुड़ा ही रहा है और जमीन की पकड़ भी रही है। इस कारण एक वो भी रूप है। तो एक प्रोफेशनल रूप भी है और एक राजनीतिक रूप भी है। तो अब आप जब राजनीति में कुछ समय निकाल चुके हैं, करीब 2.5 साल हो गया है आपको सांसद बने हुए और मंत्री बने हुए, अब आपको लग रहा है जिस उद्देश्य से आप राजनीति में आए थे वो पूरा हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पूरा हो रहा है। और हम सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो इस प्रकार से देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और हम सब लोगों को, मैं अपने जगह से, आप अपने जगह से, और हमारी जनता है वो अपने तरीके से, हम लोग सब लोग मिलजुल कर एक नए देश का निर्माण कर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, एक क्रांति ला रहे हैं इस देश में। क्योंकि जो 70 साल से जो जंग बना हुआ था हमारी अर्थव्यवस्था में, जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जो हम लोग पूरा जो हमारा पोटेंशियल है वो हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे थे, अब हम लोग उसको हासिल कर पा रहे हैं। क्योंकि इतना बढ़िया उनकी तरफ से नेतृत्व हो रहा है और जो चीजें जो हम लोगों को एकदम मतलब एक कंस्ट्रेंट बन के, एक बंदिश बन के हमारे सामने जो थी, उनको वो हटा कर हम लोगों को इस तरीके से आगे ले जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग अब एक देख सकते हैं कि एक नया भारत हम लोग कैसे अब बना सकते हैं। आपने जिक्र किया और ये सच है कि जब ये सरकार आई, बहुत बड़ी उम्मीद इस देश के सामने थी। उस उम्मीद के साथ ये सरकार आई थी। अभी पिछले महीने 8 नवंबर को जब ऐलान किया गया डिमोनेटाइजेशन का, तब भी बहुत बड़ी संख्या में इस देश की जनता ने उसका स्वागत किया। क्योंकि काले धन के खिलाफ एक आम राय है, लोग चाहते हैं कि काले धन पर चोट हो, निर्णायक चोट हो। लेकिन उसके साथ जो तकलीफ पैदा हो रही है, वो तकलीफ अब लग रहा है कि एक तो समय काफी लग रहा है, तो बहुत छोटे तबके के लोग, आप क्योंकि हजारीबाग से आते हैं, आप अपने कंस्टिट्यूंसी में भी देखते होंगे कि लोगों को, जो बहुत छोटे काम धंधे वाले हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है नकदी की किल्लत में। आपके हिसाब से कितना समय लगेगा कि ये कम से कम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग इस तकलीफ से निजात पा जाएं? जैसे दिहाड़ी मजदूर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बेहद परेशान है। जनता हमारे साथ है और ये सही है कि आज के समय सब लोगों को कठिनाइयां जो है महसूस हो रही हैं, सब लोगों को तकलीफ हो रही है, सब लोगों को अड़चन हो रही है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को ही कहा था
कि ये तकलीफ होगी, और उसके तत्पश्चात उन्होंने गोवा में भी कहा था कि 50 दिन की जरूरत है, यानी कि दिसंबर 31 तक अगर हम लोग समय लेकर चलें तो हम लोग इसके तत्पश्चात एक नई अर्थव्यवस्था, एक नए भारत का हम लोग अनुमान कर सकते हैं, और ये हो रहा है। आज के समय जो भी लोगों को कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, लोग तभी भी हमारे साथ हैं, बहुत खुश हैं, इस सब का जो काम हुआ है उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो अगर शॉर्ट टर्म जो हम लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं, यानी कि कैश नहीं मिल रहा है, या आपको कतार में खड़े होने के लिए समय देना पड़ रहा है, या आपका धंधा जो है वो काफी कम हो गया है, ये सब जो कठिनाइयां हैं उनको अगर हम लोग एक तरफ तराजू में तौलें और दूसरी तरफ तौलें कि लॉन्ग टर्म में हमको क्या लाभ मिलने वाला है, तो सब लोगों को लग रहा है कि तराजू एकदम लाभ की तरफ है, हानि की तरफ नहीं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए इसमें 3 बड़े प्रमुख लाभ हैं जो हम सब लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो ये है, और इसी कारण मुझे लगता है जनता एकदम दृढ़ निर्णय से हमारे साथ है, कि जो टैक्स चोरी, जो बेईमानी, जो काला धन जो जमा हुआ था, उस पे हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से अंकुश लगा रहे हैं, और ये जो पैसे जो आएंगे टैक्स के द्वारा, वो हम लोग जनता के लिए हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। गरीब कल्याण जो योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने उसकी घोषणा की है, इससे जनता को और विशेष रूप से गरीब जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। दूसरा कि जो पैसे आ रहे हैं, जो पहले कैश सर्कुलेशन में थे और 12% कैश टू जीडीपी थी, जो हद से बाहर थी, वो कैश जो है 7-8% टू जीडीपी हो जाएगी, और जो अतिरिक्त जो पैसे होंगे वो हमारे बैंक्स में होंगे। ये जो डिपॉजिट बैंक्स में आएंगे, ये दूसरा मुख्य लाभ है, क्योंकि इससे जो हमारी बैंक की जो हालत थी, जो थोड़ी नाजुक थी, वो बहुत दुरुस्त हो जाएगी। जो एनपीए वाला जो भी हम लोगों का जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो काफी हद तक कम होने लगेगा, क्योंकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये दूसरा मुख्य लाभ है कि इस तरीके से हम लोग अपने बैंक की स्थिति को बहुत ज्यादा और मजबूत कर सकते हैं। तीसरा लाभ मैं कहूंगा वो यह है कि इसके द्वारा एक डिफ्लेशनरी सेट ऑफ फोर्सेस भी इकोनॉमी में चल रही हैं। डिजिटल का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, लेस कैश सोसाइटी पे हम लोग जा रहे हैं, कैश का प्रयोग कम हो रहा है, और जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी और एफिशिएंट होती चली जाएगी इस तरीके से, वैसे वैसे ब्याज की जो रेट वगैरह हैं वो कम होने लग जाएंगे, इकोनॉमी और एफिशिएंट होती चली जाएगी, इससे भी लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो ये जो 3 मुख्य लाभ हैं, जैसे मैंने कहा, एक तो टैक्स कलेक्शन, टैक्स टू जीडीपी वगैरह बढ़ेगा, दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम सही होगा, तीसरा इकोनॉमी हमारी एफिशिएंट होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी क्योंकि डिजिटल बढ़ेगा। ये 3 मुख्य लाभ जो हैं, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। और जैसे मैंने कहा, तराजू पे अगर आप तोलें तो जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो बहुत सदियों तक हमें इनका पूरा लाभ मिलता रहेगा, वो एक शॉर्ट टर्म मतलब 1 या 2 क्वार्टर का जो पेन है उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसलिए आज के समय जनता एकदम हमारे साथ है। मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपसे पूछ सकता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कीन्स का उदाहरण दिया और कहा कि इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। आपको अभी शॉर्ट टर्म में जीडीपी पर कितना इम्पैक्ट दिखता है? क्योंकि ये एक चिंता बड़ी है कि जीडीपी ग्रोथ पर कितना इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, क्या इससे एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो पे एक बुरा असर पड़ने जा रहा है? क्योंकि वो बड़ी चिंता है लोगों की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं, पर मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये बयान दिया, जब राज्यसभा में उन्होंने ये भाषण दिया, तो 2 बड़ी उन्होंने गलतियां इसके साथ उन्होंने बताई हम लोगों को। पहली गलती तो उनकी ये थी कि उन्होंने कहा कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। सही है कि हम लोग जो हैं, हम लोग व्यक्ति लोग तो नहीं रहेंगे, पर देश तो बरकरार रहेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने एकदम स्पष्ट और बढ़िया इसका जवाब दिया कि देश तो चलता रहेगा। इसलिए हम चाहे जहां भी रहें, हमें देश के बारे में सोचना है, देश के हित के बारे में सोचना है। जब हम देश के हित के बारे में सोचे, तो जो मैंने कहा, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, जो आपने कहा कि लॉन्ग रन में वी आर नॉट देयर, पर देश तो रहेगा। तो इसलिए एक मैं समझता हूं उनकी सोच में ये एक बहुत बड़ी एक गलती थी। दूसरी कमी जो उनकी थी कि उन्होंने कहा कि जीडीपी विल डिक्लाइन बाय 2%। अब ये शायद उनका एक स्लिप ऑफ द टंग हो गया, क्योंकि कोई भी अगर आप अर्थशास्त्री से पूछे तो वो कहेंगे कि इस क्वार्टर में यानी Q3 में जीडीपी ग्रोथ रेट विल शायद 2% से घटे। ये हो सकता है।
कई लोग कह रहे हैं ये बड़ी गलती है। इसलिए मैंने जैन जी आपसे मनमोहन सिंह जी का जिक्र आ गया, लेकिन आपसे वो देखिए हम उनको इतना सम्मान देते हैं, का उदाहरण है, इसलिए मैंने नाम लिया। नहीं बिल्कुल हम उनको इतना सम्मान देते हैं, परंतु उन्होंने यहाँ गलत कहा है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट में 2% की कमी हो सकती है, ये Q3 में होगा, पर जो डिफर्ड कंजम्पशन था, जो आप खर्चे Q3 में नहीं कर पाए, जब आप Q4 में करेंगे तो ग्रोथ में फिर शायद पिकअप आ सकता है। क्या वो इतनी जल्दी एक क्वार्टर में पिकअप आ जाएगा? बिल्कुल, मैं समझता हूं। देखिए, इसमें आपको समझना चाहिए कि जो कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी में है उसमें किस टाइप का कंजम्पशन है। एक तो पहला टाइप का कंजम्पशन जो है वो अपने जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, यानी आपने साबुन खरीदा, आपने टूथपेस्ट खरीदा, आपने कपड़े खरीदे, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, इनकी जरूरत है, एसेंशियल है, अनिवार्य है आपकी जिंदगी के लिए। तो यहाँ जो है ये जो कंजम्पशन जो अभी रुका है वो सिर्फ डिफर्ड है, यानी आप टूथपेस्ट तो खरीदिएगा ही, तो आप अभी नहीं खरीद रहे हैं, इस महीने नहीं खरीद रहे हैं तो आप अगले महीने खरीद लेंगे, तो वहां बड़ा जल्दी पिकअप हो जाएगा, रिबाउंड जबरदस्त हो जाएगा। दूसरा, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, यानी कि आप वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, यहां थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि कमी हुई है इस क्वार्टर में, लेकिन जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे वो कैश सर्कुलेशन में देखेंगे, यहां भी काफी जबरदस्त पिकअप हो सकता है, ये भी जरूरी है। तीसरी बात, जहां घाटा हो सकता है, और उसमें भी थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे रियल एस्टेट, जैसे ज्वेलरी, जैसे लीजर, यानी कि आप छुट्टी पे कहीं जा रहे हैं, जहां काले धन का प्रयोग हो रहा था। अब इसमें स्ट्रक्चरल डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से आदमी कह सकता है कि भाई काले धन का आदमी प्रयोग नहीं कर रहा है, पर दूसरी तरफ अगर इंटरेस्ट रेट्स वगैरह घटते चले जाते हैं, और बैंकों ने अभी घटा ही दिया है, तो वहां कंजम्पशन बढ़ भी सकता है, रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऐसे सेक्टर्स में जो लग्जरी सेक्टर्स या ब्लैक इकोनॉमी टाइप सेक्टर्स हैं, वो भी कहना बड़ा मुश्किल है। इन द लॉन्ग रन तो लोगों ने कहा है वी आर ऑल डेड, जैसे केन साहब ने कहा है, बट ये भी लोगों ने बहुत कहा है कि आदमी को हड़बड़ी में इन सब चीजों पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। वो आरबीआई ने भी किया जब उन्होंने अपना मॉनेटरी पॉलिसी का किया। इसलिए वी हैव टू थिंक थ्रू कि क्या होने वाला है, इट्स टू अर्ली टू टेल। जी, रियल एस्टेट का आपने जिक्र किया जी। दरअसल बहुत से लोग, मिडिल क्लास के लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, उनके मन में बहुत उम्मीद जगी थी 8 नवंबर की रात। उन्हें लगा था कि अब ब्लैक मनी इस सेक्टर से हटेगी तो प्रॉपर्टी के दाम कम होंगे, अफोर्डेबल हो जाएगी, शायद हम लोग अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर पाए। आपको ये होता हुआ दिख रहा है, और होगा तो कितना होगा? मेरा तो अनुमान है कि इनका सपना साकार होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में जो भाव थे वो तो गिर रहे हैं। आप कहीं भी अखबारों में पढ़ लें, आप देखेंगे कि सब जो रियल एस्टेट कंपनीज है वो कह रहे हैं कि खरीदारी कम हो रही है और इसलिए वो डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं, यानी जो भाव है वो कम होते चले जा रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी घट रहे हैं, आप ज्यादा अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो जो 50 लाख का था या 25 लाख का था वो आज 20% से कम हो गया, 50 लाख का अब 40 लाख का मिल रहा है, और आप 40 लाख को अफोर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट EMI घट गया है। तो मैं तो समझता हूं कि अपने जो मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के जो लोग हैं और जो मध्यम वर्ग में आ रहे हैं लोग, जिसको नियो मिडिल क्लास भी कहते हैं, उन सब लोगों के लिए इससे बहुत बहुत फायदा होगा। अब मैं थोड़ा सा आपके सेक्टर पर, क्योंकि एविएशन आपका विषय है, तो एविएशन का पर आपको इसका कोई असर डिमोनेटाइजेशन का दिख रहा है? कोई किसी तरह का दबाव, और उससे निपटने के लिए, उसको टैकल करने के लिए क्या किया जाए? एविएशन एक ऐसा सेक्टर है, आपको मालूम ही होगा, जो इस इकोनॉमी में बहुत ही अच्छा करता है। जो बढ़ोतरी हो रही है वो करीब 20-25% हर साल हो रही है, जो एकदम मैं समझता हूँ एक आश्चर्यजनक ग्रोथ रेट है। ऐसे बहुत कम ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ 20-25% ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट चल रहा हो। तो इसलिए लोगों का जो मन बना हुआ है कि हमको फ्लाई करना है, हमको हवाई जहाज में जाना है, वो अभी भी बहुत अच्छी तरह से बरकरार है। और डीमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा सा जो था डिमांड कम हुआ, 15-20% थोड़ी देर के लिए कम हुआ, पर अब फिर वो बढ़ता चला जा रहा है। और मेरा अनुमान है कि जनवरी-फरवरी तक काफी तक वो नॉर्मलसी पे आ जाएगा, और फिर वो जो 20% जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो फिर होने लगेगी।
आपने जिक्र किया और ये सच भी है कि एविएशन भारत के सबसे तेजी से तरक्की कर रहे सेक्टर में शामिल और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई ऐसा छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। अगर आप एविएशन सेक्टर को देखें तो एविएशन सेक्टर के एयरलाइंस के अगर आप टोटल रेवेन्यूज चाहे वो घरेलू हों या विदेश के जो हों एयरलाइंस हों, इनको मिलाकर देखें तो 1.4 ट्रिलियन रुपीज यानी 1,40,000 करोड़ के रेवेन्यूज हैं। आप टेलीकॉम सेक्टर को देखें तो टेलीकॉम सेक्टर जिसको हम लोग इतना एक विशाल सेक्टर मानते हैं उसमें 1.8 लाख करोड़ हैं और वहां 5-6% से वहां ग्रोथ हो रहा है, यहाँ 10-12% से ग्रोथ हो रहा है। तो इसलिए टेलीकॉम सेक्टर के मुकाबले के हम लोग हो रहे हैं एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है। जी। तो उससे जुड़ा सवाल यह है कि एक चर्चा ऐसी है कि आप एयरपोर्ट चार्जेस 10% से बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसका क्या वजह है, क्यों सोच रहे हैं, अगर है तो? नहीं, ये सब हम लोगों को देखना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे हमारे फ्लाइट्स बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे हम लोगों को काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट है कि हम रेडार इक्विपमेंट वगैरह लें, लोगों में लें क्योंकि एयर स्पेस कंजेस्टेड होते चले जा रहा है और उसकी हैंडलिंग के लिए हम लोगों को काफ़ी प्रबंध करना पड़ रहा है। तो ये सब व्यवस्था रहे और लोगों को एकदम हम लोग सुरक्षित रखें तो इसके लिए थोड़ा हम लोगों को निवेश तो करना पड़ेगा। अभी मुझे एक बार फिर वापस लौटना पड़ेगा उस विषय पे और उसके साथ एक एविएशन का सवाल भी है कि अभी पेपरलेस एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है कि अब बैगेज टैग भी कागज का नहीं होगा। ये थॉट क्यों और कैसे आया है? आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया में मैं काफ़ी सक्रिय हूं और सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों के सुझाव आते रहते हैं। हाल में हम लोगों ने एक एयर सेवा ऐप वेबसाइट भी हम लोगों ने चलाया है जिसमें कि लोगों के जो भी सुझाव हों, जो भी शिकायतें हों, वहां वो उन्हें दर्ज कर सकते हैं। तो एक शिकायत जो बहुत आती है वो यह है कि पूरे विदेश में, पूरे दुनिया में कहीं बैगेज स्टैंपिंग की जरूरत नहीं है, तो हमें क्यों बैगेज स्टैंपिंग की जरूरत लग रही है और इससे लोगों को लंबे लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है और काफ़ी इससे असुविधा होती है। तो ये सब सुझाव को देखकर और ये भी हम लोगों ने तय किया कि जो सीसीटीवी वगैरह की जो जरूरत होती है, अगर हम लोग बैगेज स्टैंपिंग न करें तभी भी सुरक्षा को बरकरार रखें तो सीसीटीवी की जरूरत होगी। तो अब सीसीटीवी हमारे जो आधुनिक एयरपोर्ट्स हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से उसकी व्यवस्था हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग सुविधा देने के लिए और लोगों को तभी भी सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक पायलट चला रहे हैं जिसमें कि जो हमारे 5 मेजर एयरपोर्ट्स हैं उसके द्वारा देखें कि स्टैंपिंग को अगर हम लोग हटा भी दें तब भी सब कुछ जो हम लोग चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि स्क्रीनिंग नहीं होगी या केवल टैग नहीं होगा? नहीं, बैगेज स्टैंप जो अभी है स्क्रीनिंग तो करना ही करना है क्योंकि सेफ्टी तो हम लोगों को तो बरकरार रखना है। वैसे होगी, सिर्फ उसमें टैग नहीं लगेगा। टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैग में देखिए, जानते हैं लोगों की क्या शिकायत थी कि कभी कभी अगर स्टैंप नहीं करते आप गेट पे पहुंच गए और किसी ने देखा अरे आपका स्टैंप नहीं तो आपको फिर वापस भागना पड़ता है और आप वापस भागते हैं तो कई बार फ्लाइट मिस हो जाती है। एक डिजिटलाइजेशन के साथ सवाल उठ रहा है कि जब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी होगी तो उसके साथ कितने रोजगार पे दबाव पड़ेगा? क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि रोजगार इससे ज्यादा आएगा क्योंकि जैसी जैसी हमारी इकोनॉमी और एफिशिएंट होती है हम लोग और कर पाते हैं और जो हमारे जो डिजिटल पेमेंट के जो हमारे कंपनीज हैं, ये हैं वो हैं, उनमें भी बहुत रोजगार बढ़ेगा। तो इसलिए मैं तो समझता हूं कि हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हमें एक मॉडर्न 21st सेंचुरी इकोनॉमी अगर हमें बनाना है तो हमें लेस कैश की तरफ जाना पड़ेगा और जब हम लेस कैश में जाएंगे तो बड़ी सारी हमारी इंडस्ट्रीज जो आज के समय उतनी कंपेटिटिव नहीं है क्योंकि कैश हैंडलिंग का पैसा लगता है, हमारी कंपनीज जो हैं और भी बढ़िया होंगी और भी एफिशिएंट होगी और कंपेटिटिव होती चली जाएंगी। इससे रोजगार जरूर बढ़ेंगे। जी। अब फिर एविएशन पे ये रीजनल कनेक्टिविटी की जो स्कीम है वो कैसे आगे बढ़ रही है और कितनी? उसमें एक और सवाल ये भी है कि उसमें आपने एक उड़ान सेस का प्रस्ताव भी रखा है। तो सवाल ये है कि जो लोग उस रूट पर नहीं उड़ रहे हैं वो उस रूट का पैसा क्यों बेयर करें? ये कंज्यूमर के मन में सवाल है। उड़ान जो है वो एक क्रांतिकारी एक कदम है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे टियर 2, टियर 3 एयरपोर्ट्स, अगर आप इलाहाबाद को ले लीजिए, आप ग्वालियर को ले लीजिए, आप बीकानेर को ले लीजिए, ये बड़े बड़े शहर हैं, कानपुर, बड़े बड़े शहर हैं जहां कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है।
नॉर्थ ईस्ट में और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ कनेक्टिविटी देना जरूरी है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम उनको फ्लाइट सर्विस न दें तो फिर वो लोग पूरे देश से नहीं जुड़ पाएंगे, देश के साथ इंटीग्रेशन जो उनका होना है वो नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक काम है। अच्छा, अब इस काम को चलाने के लिए हम लोगों ने एक काफी इनोवेटिव एक स्कीम तैयार किया है, जिसमें मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म एक होगा, आप बिड करेंगे आपको वो रूट मिलेगा वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम लोग चला रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि कम से कम सब्सिडी की जरूरत पड़े, पर सब्सिडी की शायद जरूरत पड़े। अगर सब्सिडी की जरूरत है तो उसको हम लोगों को रिकवर करना चाहिए। आप पूरे दुनिया में अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि बड़े सारे जो देश हैं, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, रशिया है, वहां भी इस टाइप की सब्सिडी चलती है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। तो ये पूरी दुनिया में एक मॉडल है जो लोग जिसका प्रयोग करते हैं। आप टेलीकॉम सेक्टर में भी देख लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर में भी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है और वहां जो आपको सेस देना पड़ता है वो 6% है आपका। आप जब भी फोन लगाते हैं आप 6% आप यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के लिए आप सेस दे रहे हैं। हम लोगों का अनुमान है कि ज्यादा से ज्यादा इस पे जो सेस है वो 0.6% ही सेस होगा और वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के तहत अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये बहुत अनुकूल है और हमें करना भी चाहिए, जिसमें कि पूरा हमारा बढ़िया सा एक नेटवर्क बन जाए। और जैसे जैसे नेटवर्क बनेगा और पैसेंजर आएंगे तब खर्चे भी कम होंगे और पूरा जो है इसका विकास होगा। कैसी रिस्पांस मिल रही है? कितनी कंपनियां आ चुकी हैं? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज के समय करीब 20 कंपनीज हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है और अब बिडिंग चालू हो चुकी है। देखिए जनवरी तक हम लोग इनको अवार्ड करके इन फ्लाइट्स वगैरह को चालू करने की कोशिश करेंगे। जी जयंत जी, दिल्ली में मंत्री बनने से पहले आप मुंबई में रहते थे जी। तो मुंबई के लोगों की तरफ से एक सवाल है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट की क्या स्थिति है? क्या 2019 तक उसे ऑपरेशनल कराने का वादा पूरा हो पाएगा? हम लोग इस पे लगे हुए हैं। हमारी कोशिश बिल्कुल होगी कि उसको 2019 तक हम लोग एंड ऑफ 2019 तक हम लोग उसको चालू करवा दें। हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से स्टेजिंग करें। पूरा एयरपोर्ट तो तब तक नहीं बन पाएगा, पर एक रनवे और थोड़े ऑपरेशंस चालू हो जाएं तब भी मुझे लगता है कि मुंबई एयरपोर्ट को काफी राहत मिलेगी। आज के समय सब लोगों को मालूम है कि मुंबई एयरपोर्ट में सिर्फ एक रनवे है और वहां कंजेशन बहुत हो चुका है। तो हम लोगों को कोई ना कोई राहत के लिए उपाय निकालने हैं। नवी मुंबई को फटाफट हम लोगों को तैयार कराना है। धन्यवाद जयंत जी, समय निकालने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत करने। बहुत धन्यवाद।